चलिए, जय हिंद साथियों। द जीएस सॉरी हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रयास करेंगे आप कि चीजें बेहतरीन तरीके से साथ साथ पढ़ी जा सके, और यह क्लास आपकी मैथ क्लास है इंडियन ज्योग्राफी की। और मैथ ही एक ऐसी क्लास होती है जिससे हम हर सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं, और जब आप पूरा मैप समाप्त कर लोगे तो मैं कहता हूं आप बिना मैप के कोई सब्जेक्ट पढ़ ही नहीं पाओगे। फिर हर सब्जेक्ट आपको मैप से ही चाहिए। आपको हर चीज में मैप अच्छा लगेगा, आप हर चीज में उसको बताओगे। किसी ने पूछा बताइए अकबर का शासन कहां तक फैला हुआ था, आप तुरंत मैप लगा के बता दो इतने क्षेत्र में फैला हुआ था। ठीक है, तो हमारी जो ये क्लास है आज की, ये है इंडियन मैप जियोग्राफी इंडियन मैप। देखिए, जिसमें हमारी एक क्लास हो चुकी है क्लास में, और इससे पहली क्लास चैनल पर डली हुई है। इसमें हमने कल जो है 28 राज्य व 8 यूनियन टेरिटरी की बात की, केंद्र शासित प्रदेशों की बात की, और हमने यह भी जानने का प्रयास किया कि कौन सा राज्य कहां पर स्थित है। ठीक है, चलिए आज हम बात करते हैं भारत के बारे में, अन्य चीजों की। देश है भारत, द ग्रेट इंडिया। देखिए, भारत की अगर हम कई चीजों के बारे में जानकारी लें, जिसमें अगर आपको आता है तो आप साथ साथ बोल भी सकते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल की। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है हमारा भारत, जिसमें विश्व में कुल क्षेत्रफल परसेंटेज में कितना है इसका, विश्व का 2.4% भाग पर फैला हुआ है। ठीक है, चलिए जनसंख्या की बात कर लेते हैं। जनसंख्या इस समय पर भारत की 142.87 करोड़, अर्थात पूरे विश्व में किस नंबर पर आती है, प्रथम स्थान पर आती है। ठीक है भाई, विश्व जनसंख्या में तो मान लो टॉप नंबर पर चल रहा है। पंडित बात है नहीं, जनसंख्या में कौन से नंबर पर चल रहा है, टॉप। ठीक है भाई, चलिए हाँ, चीन भी अब तो पछाड़ दी 2023 में। चलिए भारत की हम आकृति की अगर बात कर लें, कैसी आकृति है, चतुष्कोणीय। कैसी आकृति है, चतुष्कोणीय। भाई कौन सी है चतुष्कोणीय, समझते हैं फिर। देखिए, भारत की अगर आकृति की बात करें, सुनिए आवाज मत करिए। देखिए, इस तरफ ये पूरब है तो ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। इससे पहली वाली क्लास में बता दिया था कि भाई उत्तर से दक्षिण तक की दूरी कितनी है, बताइए। ये वाली दूरी है 3214 किलोमीटर, तथा पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम 29-33 किलोमीटर। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से समझना, हमारा भारत पृथ्वी पर कहीं ना कहीं तो स्थित होगा। चलिए, जो ऊपर वाला भारत का बिंदु है उसका नाम है इंदिरा कॉल। देखिए कॉल क्या होता है पता है, बर्फ के पहाड़ में बीच में आर पार छेद हो जाए उसे कहते हैं कॉल। ऐसा ही एक छेद यहाँ पर है, उस छेद में से इधर से हम देखते हैं अपने राज्य लद्दाख से, तो उधर चीन दिख जाता है, उसी का नाम दिया है कॉल, इंदिरा कॉल। बहुत बड़ा है, अरे आदमी जो ट्रक जा सकता है, इतना बड़ा है। दक्षिण में जो है इसका नाम है कन्याकुमारी। अरे निकलेगा कि उस तरफ तो
बहुत गहरा है ना। कन्याकुमारी, भाई कन्याकुमारी भी कह देते हैं इसको, या फिर केप कैमोरिन। केप कैमोरिन भी कहा जाता है। कहां स्थित है ये? तमिलनाडु में। ठीक है, ये कन्याकुमारी मुख्य भूमि का एकदम दक्षिणतम बिंदु है। इसके बाद पूरा समुद्र ही समुद्र दिखता है। ठीक है, चलिए जो पश्चिम वाला बिंदु है, पश्चिम वाला, इसे कहते हैं सर क्रीक या गुहार मोती। ये कहां पड़ता है भैया? गुजरात में। ठीक है भाई। सबसे पूर्वी जो बिंदु है इसका नाम है किवथू, किवथू या बालांगू। ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है भाई, समझ में आया है। भारत इस तरह से जो है चारों उसमें फैला हुआ है दिशाओं में। देखिए भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु जो कि हमारा एक राज्य अंडमान निकोबार, उस पर पड़ता है, नाम है इंदिरा पॉइंट। ये कहां पड़ता है? जी नहीं, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार जो कि दक्षिण, हाँ लगभग 2500 किलोमीटर के आसपास है। इसकी राजधानी अंडमान निकोबार की। जी अच्छा, आप ये बताओ इसमें देख के क्या यहां तक चीजें दिख पा रही हैं? दिख रही है ना यहां तक? चलिए आप सुनिए, देखिए सबसे सुदूर दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। अगर ऐसे कहा जाए कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु तो कन्याकुमारी या केप कैमोरिन, अगर सुदूर दक्षिणतम बिंदु तो इंदिरा पॉइंट, डायरेक्ट पूछ लिया जाए दक्षिणतम बिंदु तो इंदिरा पॉइंट। ठीक है, सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, सबसे पूर्वी सरक्रीक या गुहार मोती। दोनों में तो एक ही ऑप्शन में मिलता है, टेंशन मत लेना, किवथू या बालांगू। अब देखिए कि यह भारत जो है, नीचे का द्वार क्यों ध्यान लगाइए इधर, आप उस पर मत ध्यान दीजिए, वो तो वीडियो अपने आप बन जाएगी, आप इस पर ध्यान दीजिए। इधर देखिए सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी कहां पर स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार पे। सब दक्षिण या भारत का दक्षिण का मुख्य बिंदु या भूमि का मुख्य बिंदु, यानी भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी या केप कैमोरिन। केप कैमोरिन बिल्कुल बिंदु है दक्षिणतम वाला, जहां एक हल्का फुल्का टावर सा बना हुआ है, और वो जगह पड़ती है कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी एक शहर का नाम है। ठीक है भाई, लेकिन मैं यहां पर एक शहर पड़ता है, नाम है चेन्नई। यहां तक गए हैं हम लोग, एक बार हम पेपर देने गए थे, यहां से भी देखने पर पानी पानी दिखा था, कछुआ दिखा था। ये पूरा पानी है ये वाला, इधर देख यहाँ। अरे क्या बात कर रहे हैं, हमारे शहर है पूरे अंडमान निकोबार का, तो सब चीज है। नहीं कुछ नहीं, पानी के जहाज से जाना पड़ता है। आप पश्चिम बंगाल से जाइए, उड़ीसा से जाइए, आंध्र प्रदेश से जाइए, तमिलनाडु से जाइए, पानी के जहाज से। अरे ऊपर से चले जाओ, क्यों नहीं है, सब चीज है। आप ऊपर से जाइए, पानी से जाइए, जहां होगा वहां जाइए। अपना राज्य है भाई, लोग रहते हैं। ये टोटल 572 के आसपास द्वीपों से मिलकर बना है ये। किराया वो तो भैया किराया तो आप जैसा लोगे वैसा, छोटा मोटा जहाज होगा वैसी टिकट लोगे, वो जनरल टाइप की तो कम में मिल जाएगा। नहीं वो नहीं जा पाते। चलिए देखिए, इस तरफ जो क्षेत्र है इसे कहते हैं बंगाल की खाड़ी। आवाज मत करिए। ये है बंगाल की खाड़ी और ये है अरब सागर, और नीचे है हिंद महासागर। एक खाड़ी तो बस याद है,
नीचे है हिंद महासागर। यानी भारत के दक्षिण में 3 महासागर, 2 खाड़ी और 1 महासागर लगता है। एक खाड़ी है, एक सागर है, एक महासागर है। विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम है, जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम, अर्थात हिंद महासागर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, नीचे है भारत के, हाँ ऐसे कह सकते हैं, इसी के भाग हैं ये हिंद महासागर के। अब देखिए, जैसे ये है आपकी पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी पर 2 प्रकार की रेखाएं होती हैं। एक तो ये वाली रेखा होती है, देखो इस तरफ, अर्थात पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, ये रेखाएं होती हैं कुछ इस तरह से। ठीक है भाई, इन रेखाओं को कहते हैं अक्षांश रेखाएं, जिसका नाम भी है। पहली वाली है उसका नाम है विषुवत रेखा। कौन सी है लिखनी है? अक्षांश। ठीक है, यानी ये कौन सी होगी तो 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है भाई, 0 डिग्री। इसके ऊपर एक रेखा है जो 23.5 डिग्री है। चलिए जी, नहीं 23.5 डिग्री, इसका नाम है कर्क रेखा। इसके नीचे जो रेखा है 23.5 डिग्री, इसका नाम है मकर रेखा। तो कैसा, ये 2 रेखा क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है, जैसे मान लीजिए ये रेखा ये वाली है, इनको सीधी बनाए समझने, वैसे है ये ऐसी, पर समझने के लिए सीधी कर देता हूं मैं। ठीक है, जैसे ये है विषुवत रेखा, ये है कर्क रेखा और ये है मकर रेखा। देखो सूरज इन्हीं रेखाओं के इर्द गिर्द घूमता है, बस इन्हीं रेखाओं के इर्द गिर्द, मतलब सीधा घूमता है, लंबवत। बाकी तो छाया तो उधर भी जाती है, ऊपर नीचे। ठीक है, हम यहाँ पर ना तो अक्षांश रेखा पढ़ रहे हैं, ना हम कर्क रेखा पढ़ रहे हैं, हमें तो भारत की स्थिति पढ़ रहे हैं। ऐसे ही ऊपर से, यानी पूर्व से उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखा खिंची हुई है, उनका नाम है देशांतर रेखा। कौन सी है भाई? ये देशांतर रेखा है। ठीक है, देशांतर रेखा। भारत इन्हीं अक्षांश व, देखिए हर देश किसी न किसी अक्षांश व देशांतर के मध्य स्थित होगा, चाहे वो कोई भी देश हो। समझिए, अभी आपको टाइम भी बता देंगे कि किसी भी देश का टाइम किस तरह ज्ञात किया जाता है। चलिए, जैसे सुनिए भाई, भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजर के जाती है? कर्क रेखा। कौन सी जाती है? कर्क रेखा। भारत पूरी तरह से, देखिए ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये इधर वाला हिस्सा हो गया पूर्व और ये वाला हिस्सा हो गया पश्चिम। ठीक है, अब देखो कि भारत पूरी तरह से उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, अर्थात भारत यहां पर स्थित है। बना दें, ये है भारत यहां पर पृथ्वी ग्लोब पर। देख पा रहे हैं, कर्क रेखा बीचों बीच से निकल रही है, ध्यान देना। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। अब देखो भारत स्थित है, तो भारत के इस तरफ से ये वाली देशांतर रेखा गुजर के गई है, दिखाई दे रही है कि नहीं? गहरी कर देता हूं इनको। एक रेखा ये गुजर के गई है, समझना प्रयास से। और
कर्क रेखा भारत को बीचों बीच से काटती है, तथा और भी तो कर्क रेखा होगी जो इसके ऊपर होकर गुजर के गई होगी, एक यहां भी तो कर्क रेखा होगी जो इसके नीचे से गुजर के गई होगी। अब हम पता करेंगे कि भारत कहां कहां स्थित है। देखो भारत, अगर हम देशांतर रेखाओं की बात करते हैं, ये हम मिटा दूं क्योंकि ये तो आपने देख ही लिया। देखो ध्यान से समझना आप, ठीक है, आवाज मत करिए। अब हम बात करेंगे, ये जो देशांतर रेखा गुजर के आई है, लेकिन है किधर की भाई, ये मुख्य देशांतर रेखा है बीच वाली, इससे इधर वाली क्या कही जाएंगी, पूर्वी देशांतर, इस तरफ वाली पश्चिमी देशांतर। जैसे इस तरफ जो होंगी उनको कहेंगे पश्चिमी देशांतर, और इस तरफ जो रेखाएं होंगी उनको क्या कहेंगे, पूर्वी देशांतर। अब बताइए भारत किस तरफ है, पश्चिम की ओर या पूर्व की ओर, पूर्व की ओर। तो ये जो पूर्वी देशांतर रेखा है ये वाली, ये भारत के बिल्कुल गुजरात के कोने से होकर गुजर के गई है। तो देख रहा है ये कौन सी है, तो भैया ये है 68.7। चलिए यहां देख लेते हैं, 68.7 पूर्वी देशांतर से इस तरफ बढ़ रहे हैं, तो मतलब नंबर बड़े हो, क्योंकि 0 से जहां से शुरू हुई है 1 2 3 4 ऐसे ही, तो पूर्वी देशांतर बढ़ रहा है तो नंबर बढ़ता हुआ जाएगा। तो 68 से लेकर जो देखिए ये वाली तो हो गई 68.7। अब एक ये भी तो है जो इस तरफ मुझसे टच होती है, किससे, अरुणाचल प्रदेश से, ये है 97.25 पूर्वी देशांतर। कौन सी ऐसा 97.25 पूर्वी देशांतर। दो चीजें तो पता चल गई कि भारत देशांतरों में 68.7 पूर्वी देशांतर से लेकर 97.25 पूर्वी देशांतर के मध्य है। तथा अब बात कर लेते हैं अक्षांश। देखिए एक अक्षांश रेखा इसके कश्मीर से होकर गुजर के गई है, एक इसके दक्षिण से होकर गुजर के गई अर्थात कन्याकुमारी से। तो वे कौन कौन सी है भाई, वो देख लेते हैं। तो नीचे से जो गुजर के गई है वो है 8.4 डिग्री पूर्वी, सॉरी पूर्वी नहीं, इनको तो अब सुनिए, इसका मतलब समझिए कि विषुवत रेखा ये है अक्षांश वाली, इसके ऊपर का भाग उत्तरी, नीचे का भाग दक्षिणी। भारत किस में स्थित है, उत्तर वाले में, अर्थात 8.4 उत्तरी अक्षांश है कि नहीं। तो कौन सा हो गया, 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है भाई। 8.4 से ऊपर भी जाएगी, बीच में 23.5 मिली है जाए। अब बीच में 23.5 है, 8 से बड़े हैं, देखो अनुमान लगाने का तरीका समझिए, 8 से 23 तक कितने को होते हैं, लगभग 15 के आसपास। तो अब तुम 23 में लगभग 15 के समथिंग बढ़ो, 37 के आसपास पहुंचेगी बात। तो यहां पर ये वाली रेखा कौन सी होगी, 37.6 उत्तरी अक्षांश। तो यहां लिख देते हैं 37.6 उत्तरी अक्षांश। बस इन्हीं के मध्य तो स्थित है भारत। ग्लोब पर देखा कि 68.7 से लेकर 97.25 तो पूर्वी देशांतर के मध्य, और 8.4 से लेकर या 8.4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37.6 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है भारत। अब बात आती है कि अक्षांश वगैरह
को क्यों पढ़ा जाता है, इनसे क्या जानकारी मिलती है? तो देखिए, अक्षांश रेखाओं से तो किसी भी देश की स्थिति का पता लगाया जाता है। किससे? जैसे जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, इससे किसी देश की किसका पता लगाया जाता है भाई? स्थिति का। तथा जो देशांतर रेखाएं हैं, इससे किसी भी देश का क्या पता किया जाता है? समय। चलिए अब देखते हैं, समय ज्ञात करना बताते हैं आपको कि समय कैसे ज्ञात करते हैं। भारत के समय की बात करें हम, तो भारत के समय को कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय। फुल फॉर्म में इसको क्या लिखते हैं हिंदी में? भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। लेकिन एक विश्व का भी समय है। यह भारतीय जो मानक समय रेखा है, यह इलाहाबाद या प्रयागराज के नैनी से गुजरती है, जिसका नाम क्या है पता है? 82.5 पूर्वी देशांतर। ध्यान देना, ठीक है। ऐसे ही एक विश्व की भी रेखा है जो लंदन की ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरी है। नाम है उसका GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। अब सुनिए ध्यान से कि अगर कहा जाता है ग्रीनविच मीन टाइम, कौन सी रेखा मानी है? ये वाली 0 डिग्री। जो 0 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वो कौन सी मानी है? 0 डिग्री पूर्वी क्या भाई? बिल्कुल बीच वाली 0 डिग्री मध्य देशांतर, इसको मान लिया गया है बीच में। ये कहां से होके गुजरती है? तो लंदन जो शहर है उसकी एक वेधशाला, मतलब प्रयोगशाला है, नाम है ग्रीनविच प्रयोगशाला, उससे होकर गुजरी है। उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया है ग्रीनविच मीन टाइम, अर्थात GMT। इसमें कहा है कि भैया इससे इस वाली 0 डिग्री से जो इस तरफ नंबर बढ़ेंगे, इस तरफ जो नंबर बढ़ेंगे, क्यों नंबर बढ़ेंगे ऐसा? तो देखो, ये मान ली हमने 0 डिग्री देशांतर, इससे कहा है कि इससे पूर्व की ओर जाएंगे तो चलेंगे प्लस में, और इससे पश्चिम की ओर जाएंगे तो चलेंगे माइनस में। भाई रेखा तो ये दोनों तरफ है ना, तो इससे इस तरफ चलेंगे तो माइनस में जाएंगे, इधर पश्चिम है तो इस तरफ कैसे होंगे हम? ऋणात्मक, और इस तरफ जाएंगे तो धनात्मक। एक नई बात इसने कही है कि एक देशांतर रेखा को पार करने में, एक देशांतर रेखा को पार करने में कितना समय लगता है भाई? 4 मिनट। एक देशांतर को पार करने में ग्लोब पर, ये सभी काल्पनिक रेखाएं हैं, वास्तविक कौन जा रहा है पृथ्वी पे खींचने भाई? ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं। एक रेखा को पार करने में समय को 4 मिनट लगती है, और विश्व का जो समय है, पूरे वर्ल्ड का जो समय है, उसको पूरे विश्व का समय उसे कुल 24 जोनों में बांट दिया गया है। कुल 24 जोन, ठीक है भाई? 24 जगह से टाइम का निर्धारण होगा ये जोन, ठीक है? विश्व में पूरा कितने जगहों से टाइम निर्धारण चलता है? 24 जगह से, यानी ताकि पूरे विश्व का
टाइम 24 के अनुसार चलेगा, 24 जगहों के अनुसार। जैसे मान लीजिए आज हमारे यहाँ पर सपोज दैट बज रहे हैं 10:30, लेकिन अमेरिका में तो 10:30 नहीं होंगे, कुछ और होगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका इधर की जगह इधर पड़ता है, तो कुछ न कुछ टाइम घटा होगा। जिन शहरों ने या जिन छोटे छोटे देशों ने अमेरिका का टाइम जोन फॉलो किया होगा, अमेरिका की बराबरी भी नहीं जहां समय होगा। जैसे हमारा भारत की जो रेखा है 82.5 पूर्वी देशांतर, हमारी रेखा का टाइम जोन जितने देशों ने फॉलो कर रखा होगा, उनको हमारे यहाँ हमारे जैसा टाइम चल रहा होगा उनका। जैसा हमारे यहाँ, जैसे बांग्लादेश बेटे का वाइडिंग बजता है, तिथि के मां बजता है। अब सुनिए, कहा है कि इधर जाओगे तो टाइम घटेगा, उधर जाओगे तो बढ़ेगा। मान लेते हैं हम भारत के समय की बात कर लेते हैं भाई, 2-3 देशों का बता दूंगा। भारत में कौन सी रेखा गुजर के गई है टाइम वाली? 82.5 पूर्वी देशांतर। भाई इसी देशा को तो हमने टाइम रेखा मान लिया है, IST। कितने का बढ़ी है? जो 82.5। एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। तो 82.5 को पार करने में गुणा 4 कर दें, करिए। 4 पन्ना 20, 0 हासिल 2, 4 दूनी 8, 10 की 0, 4 दूनी 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 8 चौक 32 और 33। यहाँ पॉइंट, अब पॉइंट के बाद तो संख्या हटा ही दें, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 330 जे कहा है? ये तो मिनट है, हम तो घंटा बना लेते हैं। हमारे 1 घंटा में क्या मिनट होते हैं? 60। तो 60 को दे दो भाग, 0 ते 0 जाते काटो, 56 30 पॉइंट लगभग 3 30 है 56 जो कहा है 5.5 घंटा। जाको मतलब कहा है वो कि हमारे भारतीय समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच समय से, क्योंकि ग्रीनविच को ही तो 0 माना है, कितना आगे है? 5.5 घंटा। ये सवाल डायरेक्ट आता है पूछने के लिए, लेकिन आप तो निकालना भी सीख गए। अब देख लें हम कि मान लो अमेरिका यहां पर स्थित है, USA। वैसे मुझे पता नहीं है कि USA में कौन सी रेखा गुजर के गई है, लेकिन हम कोई भी रेखा मान लेते हैं, जैसे कि 105 मान लेते हैं। मान लो वहां 105 पश्चिमी देशांतर गुजर के गई है, तो उसका टाइम हम कैसे ज्ञात करेंगे? भाई एक रेखा को पार करने में 4 मिनट, तो 105 को पार करने में कितनी लगी होंगी? 5 और 20 को 0 हासिल 2 और 4 एकम 4, यानी 420 भाग दीजिए 6 का 60 का, 0 से 0 जाते जी 7 घंटा। लेकिन किधर? माइनस में, अर्थात पहले तो हमें 0 पे आना पड़ेगा यानी 5.5, फिर 7 और, तो 7 5 12 यानी 12.5, यानी हमारे समय से लगभग 12.5 घंटा पीछे। इसका मतलब समझ रहे हो? 12.5 घंटा पीछे को मतलब हमारे यहाँ दिन हर होगा तो यहाँ कहाँ रही होगी? रात है रही होगी। एक्चुअल देखते हैं, आप अपने फोन पर सर्च करके बताओ कि अमेरिका का समय किस देशांतर पर निर्धारित है, सर्च करके बताओ, फिर एक्यूरेट बताते हैं अभी कितना है। अमेरिका का समय किस देशांतर रेखा पर स्थित है? फास्ट करिए। स्थित है। अमेरिका का समय किस देशांतर रेखा पर स्थित है? नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पश्चिमी देशांतर के बीच नहीं, ये तो बीच पूरा बताया ना उसने, कुछ समय देशांतर अलग से मानी होगी।
अमेरिका का समय किस देशांतर रेखा पर स्थित है? चलो छोड़ो फिर देख लें। वैसे है इसी में 102 या कुछ ऐसी है, मुझे फिक्स याद नहीं है, पकड़ो बाद में निकाल लें। इसमें टाइम देख के बता कितना हो रहा है। चलो बैठिए। हाँ भाई देखिए, आप लोगों ने समझा कि भारत कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है भारत? 8.4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37.6 उत्तरी अक्षांश में तथा 68.7 पूर्वी देशांतर से लेकर 97.25 पूर्वी देशांतर के मध्य भारत स्थित है। यहां तक समझ में आई है भाई चीजें? चलिए आगे चलें फिर। मिटा दें ये, आपको ये पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगा। चलिए आगे समझिए। सुनिए भाई आगे देखिए, भारत के भारत का स्थलीय क्षेत्रफल कितना है? 15,200 वर्ग किलोमीटर। मेरा मतलब स्थलीय क्षेत्र है, स्थलीय सीमा, सॉरी क्षेत्रफल नहीं है, स्थलीय सीमा है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर तथा भारत की समुद्री सीमा, समुद्री सीमा बताइए। समुद्री सीमा है 6100 किलोमीटर तथा इसी समुद्री सीमा में अगर यूनियन टेरिटरी भी जोड़ दें तो हो जाती है ये 7500 किलोमीटर। ठीक है भाई, ये पॉइंट बस याद रखने आपको, कल जितना आज पढ़ाया गया इसमें कल याद करना, सब पूछा जाएगा। पहले देखिए, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर तथा समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। अगर समुद्र की सीमा में यूनियन टेरिटरी भी जोड़ दिया जाए तो 7500 किलोमीटर। ठीक है भाई, देखिए इसमें वैसे प्रॉपर ये लिखना चाहें आप तो प्रॉपर भी लिख लेना, 7500 16.6 किलोमीटर, या कहीं पर आपको 7500 15.5 किलोमीटर, इस तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, हाँ लगभग में इतना मिल जाएगा आपको। भारत के टोटल जो राज्य हैं, देखिए भारत के जो कुल राज्य हैं, कुल राज्य कितने हैं भाई? जी नहीं, 28 + 8 कितने हो गए? 36। इन 36 राज्यों में से, या पहले 28 से ही बात कर लें, 28 जो राज्य हैं उनमें से 9 राज्य किससे सीमा साझा करते हैं? समुद्री सीमा साझा करते हैं तथा 9 के बाद कितने बचे? 19 राज्य कैसे हैं? जो स्थलीय राज्य हैं। कैसे हैं? स्थलीय राज्य हैं। इसमें से अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो 4 यूनियन टेरिटरी तो समुद्री सीमा साझा करती हैं या समुद्री सीमा, तथा 4 ऐसी हैं जो स्थलीय सीमा। ठीक है भाई, देखिए समुद्री सीमा में कौन कौन सी है? दादर नगर हवेली, दमनदीप, पांडिचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। स्थलीय में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़। ठीक है, ये ऐसे इसमें देखिए, इस वाले राज्यों में 28 में से 9 राज्य आपको स्थलीय सीमा वाले याद करवा दिए जाएंगे। बाकी बचे तो अपने आप हो ही गए फिर, और इनको याद करना बेहद आसान है।
इतना आसान है कि आप खुद नहीं कहोगे भैया याद करने की आवश्यकता ही ना पड़ी है तो। जैसे सुनिए, ये है दक्षिण भारत, भाई यही है, इधर देखो यही तो है समुंदर। पहला राज्य गुजरात, गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, तीसरा, गोवा, चौथा, केरल, पांचवा, केरल, केरल, इस तरफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के ऊपर, आंध्र प्रदेश से ऊपर, जी नहीं, उड़ीसा, उड़ीसा से ऊपर, त्रिपुरा। ये बताइए कितने राज्य हो गए? मैं गधे दोनों तरफ के गिन के बताओ। बस ये 9 राज्य ही समुद्री सीमा साझा करते हैं, ठीक है। इनको याद करने की आवश्यकता थी? अब मैप आता है तो आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग लगन से मेहनत करते रहिए ताकि सफलता जल्दी मिले, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।